नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हाजिर हैं हम एक नई कहानी के साथ। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सालू चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर हाथ में ली खड़ी थी और सबको धमका रही थी कि खबरदार, जो कोई मेरे पास आया एक एक को जला दूंगी। जाने आज ऐसा क्या हुआ था कि कभी न बोलने वाली सालू आज इस तरह गुस्से में हाथ में जलती लकड़ी लिए खड़ी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अरे ज्योति, इतनी देर से आया हूँ, तुम्हारी भाभी अभी तक पानी तक नहीं देकर गई। क्या तुम्हारे घर में दामादों की ऐसी इज्जत होती है? सुरेश, जो कि अपनी पत्नी को लेने उसके गांव आया हुआ था और उसकी आंखें उसकी भाभी सालू को खोज रही थी। तभी उसकी सास ने कहा, दामाद जी बस अभी आ रही है, भैंसों को चारा देने गई है। इतने में सालू आ गई तो सास ने उसे आते देखकर कहा, जरा देर तक रुक नहीं सकती थी? तुझे पता है ना कि दामाद जी तेरी ननंद को लेने आएंगे, तो अभी काम फैलाना ज़रूरी था। अब चल, इनके लिए पानी और साथ में कुछ मीठा लेकर आ। सालू ने सिर पर रखा टोकरा एक तरफ रखा और हाथ धोकर रसोई में चली गई। कुछ पल में ही वहाँ ट्रे में पानी और प्लेट में लड्डू रखकर लेकर आई। उसने दामाद सुरेश बाबू को उठाकर पानी का गिलास दिया तो सुरेश का हाथ उसके हाथ से छू गया और उसने सोचा कि गलती से छू गया होगा, इस कारण उसने ध्यान नहीं दिया और रसोई में वापस चली गई। तभी ज्योति कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी तो सास ने कहा, दामाद जी बेटियां जाती हुई तो एक माँ को बहुत बुरी लगती हैं, अगर आज आप रुक जाते तो अच्छा होता। तभी अंदर से सालू ने आकर कहा कि हाँ जीजाजी रुक जाइए ना, एक दिन और मिल जाएगा। सुरेश ने ये सुनकर सालू की तरफ देखकर कहा, भाभी अगर आप कह रही हैं तो मैं रुक जाऊंगा, आखिर आपसे भी तो सेवा करवानी है। सास ने तुरंत कहा, अब यहाँ खड़ी होकर ज़्यादा बातें मत बना, चुपचाप इनके लिए पकोड़े बनाकर लेकर आ। सालू मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई, लेकिन सुरेश को नज़र रसोई की तरफ खिड़की से आ रही सालू पर बार बार जा रही थी। सुरेश और ज्योति की शादी होने के बाद सुरेश अब दूसरी बार ही घर आया था, क्योंकि सुरेश की शादी ज्योति से 6 महीने पहले ही हुई थी। ज्योति ये सुनते ही खुश हो गई कि अब उसको एक और दिन मिल गया है। उसने अपने भाई के साथ रात भर मस्ती करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। सालू का पति रात को देर से घर आता था, क्योंकि उसकी नौकरी शहर में थी और आते आते रात के 10 बज जाते थे। ज्योति ने अपने भाई से कहा कि आज हम लोग सारी रात मूवी देखेंगे। ऐसा करते हैं कि छत पर टीवी लगा देते हैं। ज्योति के भाई ने भी जल्दी से छत पर टीवी लगाने का इंतज़ाम कर दिया। सब लोग छत पर इकट्ठा हो चुके थे और ज्योति के चाचा ताऊ के बच्चे भी आ चुके थे। माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा था। सब लोग टीवी पर मूवी देखने में मग्न थे। रात के 10 तक सालू का पति भी आ चुका था, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वह नीचे अपने कमरे में सो चुका था और ऊपर सब लोग पिक्चर का आनंद उठा रहे थे। सालू की सास ने सालू को चाय बनाने के लिए तो सालू नीचे चली गई। सालू किचन में ढेर सारी चाय बना रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आहट हुई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सुरेश खड़ा हुआ था। साल ने सुरेश को देखते ही सर पर पल्लू कर लिया और बोली, जीजा जी क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? तो सुरेश ने कहा, हाँ मुझे पानी चाहिए। तो फिर सुरेश को पानी का गिलास पकड़ा तो सुरेश ने गिलास के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। सालू ने ऐसा होते तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना पल्लू संभालते हुए गैस पर बना रही चाय को चम्मच से चलाने लगी। तभी सुरेश ने कहा कि भाभी आपने तो पेट कर अपने साथ बात ही नहीं की। तो सालू ने कहा, जीजा जी मैं कम बात करती हूँ, अभी ऊपर जो चाहिए आपको उसके लिए चाय बनाकर लेकर आ रही हूँ। जिस उनको सुरेश को छत पर वापस जाना पड़ा, लेकिन अब सालू को लग रहा था कि सुरेश बाबू के दिमाग में कुछ चल रहा है और उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन अब वो किसी कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप सबके लिए चाय बनाकर छत पर ले गई और सबको चाय देने लगी। इस बार की सुरेश ने सालू को छूने की कोशिश की और उसको जताया कि गलती से हाथ लग गया है। सब लोग मूवी देख रहे थे, लेकिन सुरेश का ध्यान
बार बार सालू की ओर जा रहा था। वो सालू से बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। उसने सालू को फिर से पानी लाने के लिए कहा तो सालू पास बैठे अपने देवर से कहने लगी। लेकिन ये बात सालू की सास को बुरी लगी और वो उसे कहने लगी कि जब देखो दूसरों पर काम डालती रहती है। तमाची ने पानी लाने को तुझे कहा है तो तू जाती क्यों नहीं है। सास के गुस्से के कारण सालू को उठकर नीचे जाना पड़ा और जैसे ही वो किचन में गिलास में पानी भरकर उसे उठाकर पीछे मुड़ी, फिर से सामने सुरेश खड़ा था। उसने जल्दी से उसके आगे पानी का गिलास कर दिया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुरेश ने कहा कि अरे भाभी कहाँ जा रही हैं, मुझे 2 मिनट बात करनी है। ये सुनते ही सालू को थोड़ा डर लगने लगा कि पता नहीं मुझे क्या कहने वाले हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे ही गलत समझा जाएगा। सालू कुछ रुकी तो सुरेश ने सालू से कहा, भाभी आप जैसी अगर मेरी पत्नी होती तो मैं तो इस तरह कभी नहीं सोता। देखिए कैसे अशोक कमरे में आकर सो चुका है। सालू को अपनी नंदोई का ऐसा कहना बहुत बुरा लगा और उसने झट से कह दिया कि वो बहुत थक जाते हैं इसलिए सो जाते हैं। और जीजा जी आप अपनी पत्नी पर ध्यान रखिए, वो छत पर अकेली मूवी देख रही है और आपका इंतज़ार कर रही है। उसने सारा तामझाम आपके लिए ही करवाया है। कहकर सालू जल्दी से वहाँ से निकल गई और सुरेश भी ऊपर छत पर चला गया। सुरेश की नीयत सालू को लेकर कुछ ठीक नहीं थी और अब ये पक्का हो चुका था कि वो उसको छूने के बार बार बहाने ढूंढ रहा है। इस बार सालू छत पर नहीं गई और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उधर छत पर सुरेश सालू के आने का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर तक वो सीढ़ियों की तरफ देखता रहा, लेकिन जब सालू नहीं आई तो उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ ऐसे तो नींद आ रही है, थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा होता। तो ज्योति ने एकदम से कहा, हाँ माँ ये तो चाय के बहुत शौकीन है। ज्योति की माँ ने पुनीत से कहा कि जाकर अपनी भाभी से कह कि चाय बना कर ले आए। पुनीत ने भी जीजाजी की बात नहीं टाली और झट से नीचे चला गया। पुनीत ने नीचे जाकर रसोई में सोई हुई सालू को दरवाज़ा देखकर खटखटाया और कहा कि भाभी अम्मा चाय बनाने को कह रही हैं। सालू नींद में ही बोली कि ठीक है। पुनीत तो कहकर चला गया था लेकिन सालू को नींद में घेर रखा था। रात के 2 बजे हुए थे और सालू थोड़ा उकसा रही थी। उसकी माँ उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी उसने उठकर किचन का रुख किया। उसने गैस पर चाय चढ़ा दी थी लेकिन इस बार वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा और जाकर सीढ़ी की तरफ भी देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो थोड़ी निश्चिंत हो गई और ट्रेन में कप रखकर चाय छाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उसका पल्लू पकड़ा है। उसने चाय को वापस रखा और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं फैलकर, क्योंकि फिर से सामने सुरेश खड़ा हुआ था। उसने सालू के पीछे मुड़ते ही उसका पल्लू छोड़ दिया और कहने लगा कि भाभी आप तो छत पर टीवी लगवा कर खुद नीचे आकर सोगी। आपने कितना कहा था कि जीजा जी रुक जाइए, अब जब मैं रुक गया हूँ तो आप नीचे आकर क्यों सो गई हैं। सालू को सुरेश का यह कहना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि रात का ही वक्त सोने का होता है और सुरेश बार बार उसे इतनी अजीब तरह से बात कर रहा था। इस बार सालू ने आवाज़ को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, जीजा जी मैं बहुत थक गई हूँ और अब मुझे सोना है। मैं छत पर चाय लेकर जा रही हूँ, आपको वहाँ चाय मिल जाएगी। ऐसा कहकर सालू ने जल्दी से चाय के कप ट्रे में रखे और छत पर ले गई। वो समझ गई थी कि सुरेश की नीयत पक्का ठीक नहीं है, वो उससे कुछ और ही चाहता है। वो छत पर सबको चाय देकर जल्दी से नीचे आ गई और इस बार उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन सुरेश बाबू की ये हरकत उसे परेशान कर रही थी। आज ऐसा पहली बार हुआ था और इससे पहले सुरेश इतनी देर के लिए कभी नहीं आया था। उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये बात अपने पति को बताई जाए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ज्योति दीदी की 6 महीने पहले ही शादी हुई है और इस तरह से कहीं बात बिगड़ ना जाए। धीरे धीरे सोचते सोचते सालू गहरी नींद में चली गई और सुबह के 5 बज गए। उसने उठकर देखा तो सब लोग छत पर सोए हुए थे और उसकी सास उतरकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सालू अपनी सास को चाय देकर घर के कामों में लग चुकी थी। धीरे धीरे काम में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला
और साथ तक बाकी के लोग भी उठकर आ गए। सालू आंगन में चूल्हा तैयार कर रही थी और सास कह रही थी कि दामाद जी के लिए नाश्ते में पकोड़े तल लो। सालू को जल्दी से अपने पति के लिए टिफिन भी तैयार करना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी पकोड़े के लिए आलू काटने लगी। तो सुरेश बाबू ने अपनी सास से कहा कि अम्मा, पूरी रात जाकर आराम नहीं हो पाया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज पूरा दिन पहले सो लेता हूँ, बाद में आराम से घर चले जाएंगे। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, अरे ये तो हमारे लिए अच्छा है, दामाद तो भगवान समान होता है। आप यहाँ रुक जाओगे तो सेवा करने का मौका भी तो मिलेगा। ये बात सुनकर सुरेश मुस्कुराया और सालू की तरफ देखकर बोला, सेवा तो भाभी जी कल से कर रही हैं, बस बैठकर बात नहीं करती हैं। ये सुनकर सालू ने तिरछी नजर सास की तरफ देखा तो सास ने कहा कि दामाद जी, इसका तो कम बात करना ही अच्छा है। जब ये मुंह खोलती है तो गड़बड़ कर देती है, इसे कोई ढंग की बात करनी आती ही नहीं है। रोज के दिनों में जब सास ऐसा कहती है तो सालू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज सास के द्वारा कही गई बात सालू को बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो खुद सुरेश से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब उसे लग रहा था कि सुरेश के मन में ज़रूर कुछ चल रहा है, इसलिए ये यहाँ रुकने को तैयार है। सालू ने जल्दी जल्दी पकोड़े तलना शुरू किए और सब लोग बैठकर वहाँ चाय नाश्ता करने लगे। तभी सालू के पति अशोक ने आकर कहा कि सालू, जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। ये सुनते ही सालू ने जल्दी जल्दी से सारे पकोड़े तले और अपने पति के लिए पराठे सेकने लगी। तो सुरेश ने अशोक से कहा कि अशोक भाई, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा। ये सुनकर अशोक हैरानी से सुरेश बाबू की तरफ देखने लगा और हंसकर कहने लगा, हमारे नसीब में ऐसा क्या हो गया सुरेश बाबू? तो सुरेश बाबू ने हंसते हुए कहा कि अरे, इसको और क्या कहेंगे कि तुमको इतनी अच्छी भाभी मिली है। ये सुनकर ज्योति ने तिरछी नजर से अपनी पति को देखा और बोली, अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं रखा जाता है क्या, जो दूसरे की पत्नी को देख रही हो? अपनी पत्नी भी तो घर में ऐसे ही काम करती है, तब तो आपके मुंह से तारीफ के शब्द नहीं निकलते। दरअसल ज्योति तो पहले से ही अपनी खूबसूरत भाभी से जलती थी, लेकिन आज सुरेश के मुंह से तारीफ सुनकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। और सच तो यही था कि सुरेश की नीयत में भी खोट था, लेकिन उस समय ज्योति की बात पर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, दामाद बाबू, हमारी बेटी भी बहुत काम करती है। जब से ही गई है तब से ही सालू काम करने लगी है। उससे पहले तो सारा काम ज्योति ही संभालती थी। सच तो ये है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अपना पक्ष लेते देखकर ज्योति अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और अपनी भाभी की तरफ मुंह बनाकर देखने लगी। सालू तो मन ही मन जानती थी कि उसकी सास तो बस उसे बुरा बनाने में ही लगी रहती है, इसलिए उसने अपनी सास की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। और अब उसके मन में यही था कि बस जल्दी से ज्योति अपने पति के साथ ससुराल वापस चली जाए। थोड़ी देर में ही अशोक अपना टिफिन लेकर फैक्ट्री के लिए निकल गया था और सास भी खा पी कर आराम करने चली गई थी। देर रात तक सोने के कारण इस समय सबको सुस्ती आ रही थी, लेकिन सालू को अभी बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने सारा खाना बनाने के बाद चूल्हे पर दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया और जाकर अपने कमरे में सफाई करने लगी। इस समय सालू को ऐसा लगा कि किसी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है, तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि सुरेश अंदर आ गया था। उसने ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। सालू ने तुरंत कहा, ये क्या बदतमीजी है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, इसको खोलिए। सालू कहते हुए खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो सुरेश दरवाजे के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी, मुझे कल से लग रहा है कि आप मुझे अनदेखा कर रही हो। क्या आप अपने दामाद की इस तरह से इज्जत करती हो? तो सालू ने हाथ बांधे और गुस्से में कहा, और किस तरह से इज्जत करनी चाहिए? आपके घर में क्या इज्जत करने का कोई और स्पेशल तरीका होता है? सुरेश ने कहा कि बिल्कुल होता है, हमारे घर में भाभी के साथ हंसी मजाक चलता है, आप तो मुझे हाथ भी पकड़ने नहीं देती हो। इस बात पर सालू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, आप चुपचाप दरवाज़ा खोल दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मैं वैसी भाभी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं।
तो सुरेश बाबू ने कहा कि भाभी, इस समय घर पर सब लोग सो रहे हैं, आप और मैं बैठकर खूब सारी प्यारी बातें कर सकते हैं। आपको शौक से क्या परेशानी है, आप वो भी मुझे बता सकती हैं। इस बात को सुनकर सालू आग बबूला हो गई और उसने सुरेश को जोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोला। तो सुरेश ने उठने की कोशिश करते हुए उसका पल्लू पकड़ लिया और बोला, भाभी, आप तो बुरा मान गई, थोड़ी देर बात कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हो, आप तो मेरी ही बेइज्जती कर रही हो। सालू पल्लू को खींचकर आगे बढ़ी तो सुरेश फिर से उसके पीछे आया और कहने लगा कि मुझे पता है कि आप डर रही हो, आपने तो कल मुझे रोकने के लिए कहा था। सालू को मन ही मन सुरेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने किस तरह से सालू की बात का गलत मतलब समझ लिया है। इसका मतलब सुरेश गलत नियत का आदमी है, लेकिन इस समय सालू को सुरेश से पीछे छुड़ाना था और वो शोर मचाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि गांव में सब लोग उसकी ही बदनामी करते। चूल्हे पर रखे हुए दूध का ख्याल आते ही वो उसकी तरफ बढ़ी तो सुरेश फिर से वहाँ आया और उसने सालू का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी, मुझे पता है कि आप सोचती हो किसी को पता चल जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक आप शोर मचा देती। अब सालों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में तमतमाती हुई चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर जोर से दहाड़ लगाई और कहा कि खबरदार, जिस बार मुझे हाथ लगाया अभी शोर मचाकर सबको बुला लेती हूँ। इस जमाई बाबू की हरकत का सबको पता तो चलना चाहिए। सास जो कि कमरे में जाग चुकी थी वो उठकर आई और ज्योति और उसका भाई भी उठकर आ गए। सालू को हाथ में जलती लकड़ी देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने भी सालू का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था और आज पहली बार सबको सालू की आंखों में इतना गुस्सा नजर आ रहा था। सास ने आते ही कहा कि ये क्या चल रहा है, तो तुरंत सालू ने चीखते हुए कहा कि अम्मा, आप ये बात मुझसे नहीं अपने जमाई बाबू से पूछ लो, जो रात भर से मेरे पीछे पड़े हैं। सभी लोगों को वहां देखकर सुरेश का चेहरा डर के मारे लाल हो गया था, क्योंकि ज्योति भी वहां जाकर उसको घूर रही थी। ज्योति ने कहा कि क्या बात हो रही है, किसने कहा कि आपके पीछे पड़े हैं। तो सालू ने कहा कि मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूछने के बजाय अपने पति से पूछ लो, जो रात भर से मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने अभी भी कमरे में मुंह से बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि अपने पति को बार बार मना करने के बाद भी पास नहीं आ रहे। सब लोगों की नज़रें सालों पर थी, लेकिन अब तिरछी निगाहों से सभी सुरेश को देख रही थी, जिसकी नज़र झुकी हुई थी और उसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसे तो लग रहा था कि सब सो रहे हैं और सालू जमाई का रिश्ता देखकर शोर नहीं मचाएगी, लेकिन सुरेश उस तरह की लड़की नहीं थी। सुरेश ने धीरे से कहा कि भाभी, मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा वैसा मतलब नहीं था। तो फिर सालू ने सुरेश बाबू से गुस्से में कहा कि जीजा जी, मुझे आपका मतलब रात को ही समझ आ गया था, लेकिन मैं आपकी इज्जत की वजह से चुप थी और रात चुपचाप कमरे में आकर सो गई, वरना तो ये तमाशा रात को ही हो सकता था, जब आप रसोई में आकर मुझसे हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। सास की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जो सास अपनी बहू को हर जगह नीचा दिखाती रहती थी, आज उसकी बहू ने ये साबित कर दिया कि वो इतनी संस्कारी है। लेकिन सास दामाद का रिश्ता होने के कारण भी कुछ नहीं कह पा रही थी। पुनीत भी चुपचाप खराब होता चीज़ों को देख रहा था और बार बार अपनी बहन को देख रहा था कि वो कुछ नहीं बोल रही है। कुछ देर में ज्योति ने कहा कि अम्मा, मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चलेगी और सुरेश भी उसके पीछे पीछे चला गया। सास ने सालू के पास आकर कहा कि तूने सही किया, इतनी उम्र में इस तरह की बदतमीजी मैंने भी कई बार देखी है, इसलिए मुझे तुझ पर भरोसा हो रहा है और आज मुझे लग रहा है कि मेरी बहू कितनी दिल की साफ और संस्कारी है। कुछ ही देर में ज्योति अपने पति के साथ ससुराल चली गई और जाते हुए सुरेश की से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था।